दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन सीरीज में आज हम 2006 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पर? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? तो आप जानते हैं प्राचीनतम कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वह मिलता है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ है? यह है भारत में। तो उत्तर क्या हो गया आपका? डी, भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से या आमरी से? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा का मतलब क्या है? इसका मतलब है सफ़ेद कुआं। यहाँ पर जब 1968 में JP जोशी ने खुदाई करी तो यहाँ पर एक टीला मिला और टीले पर मिला सफ़ेद कुआं और इसी कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ गया। तो याद रखेंगे इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? JP जोशी के द्वारा। ये पूछा गया है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें अगर हम धौलावीरा संबंध में, तो वे हैं धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली थी। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य द्वार के पास पड़ा हुआ मिला था जिसमें 10 संकेताक्षर बने हुए थे, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगर हम नगर योजना की बात करें हड़प्पन संस्कृति की, तो मुख्य रूप से जो नगर हैं वे 2 भागों में विभक्त होते थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में। लेकिन जो धौलावीरा था यह 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला तो था ही, साथ में मध्य नगर भी था। तो याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को, धौलावीरा के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है तृतीय संगम हुआ था अरकामेडू में, एर्नाकुलम में, मदुरई में या तूतीकोरन में? तो पहले बात करते हैं संगम होते क्या थे। देखिए संगम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन, ठीक है। तो प्राचीन भारत में मुख्यतः दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ थी। उसके बीच में जो तलिकम प्रदेश पड़ता था वहाँ पर तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन होता था, उसे ही कहते थे संगम, ठीक है। तो कुल मिला के 3 संगम हुए थे जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पहला संगम कब हुआ था, ठीक है, इसको कब हुआ था? ये हुआ था मुख्य रूप से 4400 वर्ष पहले, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? ऋषि अगस्त के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? मदुरा में हुआ था। इसके संरक्षक कौन थे? पांड्य शासक थे। और प्रथम संगम का कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मिलता है। जो द्वितीय संगम था वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था कपाटपुरम में। अध्यक्षता किसने की थी? तोलकापियर ने, ठीक है। और इस संगम का संरक्षण किया गया पांड्य शासकों के द्वारा। और इसका मानक ग्रंथ एक मिलता है जो लिखा गया है तोलकापियर के द्वारा ही, वह कौन है? तोलकापियम, ठीक है। और यह भी याद रखेंगे यह तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण का ग्रंथ है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है तृतीय संगम, तो इसकी बात करते हैं। यह कहाँ पर हुआ? यह हुआ मदुरा में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नकीरर के द्वारा। संरक्षण किन शासकों ने प्रदान किया इसको? पांड्य शासकों ने, ठीक है। याद रखेंगे इसका भी कोई प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ नहीं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो आपको बौद्ध दर्शन के अनुसार ये बताना है। तो बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता था किंतु वह आत्मा की सत्ता में यानी आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता था। तो देखिए आपका जो पहला वाला है वह क्या है? वह गलत है। पुनर्जन्म में विश्वास था और आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं था, यह सही है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इस हिसाब से आपका क्या उत्तर होगा? डी सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यह कौन थे? यह थे आजीवक, ठीक है। उनका कहना था कि भाग्य ही सब कुछ का निर्धारण करता है, व्यक्ति को कर्म नहीं करना चाहिए बल्कि भाग्य भरोसे बैठा रहना चाहिए। आपके भाग्य में जो लिखा है वह तो आपको बैठे बैठे भी मिलेगा ही। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। आप जानते हैं 4 आर्य सत्य कौन से थे? वह थे कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुख है, दुख का कारण होगा। अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा। अगर दुख का कारण आपको पता है तो दुख का निरोध भी संभव है। और उसके बाद अगर दुख का निरोध संभव है तो उसका मार्ग क्या है, ठीक है। तो उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। पहला
दुख है यानी ए हो गया, ठीक है। दुख का कारण है यानी डी हो गया, ठीक है। दुख का निरोध संभव यानी दुख को रोका जा सकता है, उसे मुक्ति पाई जा सकती है, ये क्या हो गया, बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद उसका एक मार्ग भी है दुख निरोध का, दुख से मुक्ति पाने का, तो उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सी हो गया। तो ए डी बी सी किस में, ए में है, तो आपको सही समझ में आ गया क्या उत्तर होगा। दुख से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, इसके लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया, जिसके अंतर्गत 8 रास्ते बताए गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो कौन है 8 अष्टांगिक मार्ग, वो याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखेंगे कि दुख से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक थे वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। तो आप जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि थे। ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, इसको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कभी कि अष्टाध्यायी पे टीका किसने लिखा, टीका क्या होते हैं, व्याख्या ग्रंथ होते हैं, किसके द्वारा लिखे गए, यह लिखा गया महर्षि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य के नाम से, याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। तो अगर आपने कल वाला 2005 का प्रश्न पत्र देखा होगा, उसको सॉल्व किया होगा, तो आपने देखा होगा यह प्रश्न पिछली बार भी रिपीट हुआ था। तो देखिए कितना ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएं। पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन था वह नेक्स्ट ईयर में भी आया है, तो आप इसकी महत्ता को समझ गए होंगे। तो देखिए 4 प्रकार के मठ बताए गए थे, 4 प्रकार के धाम बताए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। वे कौन कौन से थे, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी। बद्रीनाथ अर्थात ये कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है उत्तराखंड में, और यहाँ पर कौन सी पीठ है, जोशी पीठ है, ठीक है। दूसरा द्वारका गुजरात है। तीसरा कौन सा है, श्रृंगेरी पीठ है, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, और उड़ीसा में है पुरी। तो आपका उत्तर क्या हो गया, सी। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। मोहम्मद तुगलक की जो प्रतीक मुद्रा योजना थी वह असफल हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। जो पहला कथन है वह बिल्कुल सही है कि जो प्रतीक मुद्रा थी वह असफल रही, और दूसरा कथन भी सही है कि मुद्रा जो निर्गमन प्रणाली थी उस पर उचित नियंत्रण नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का। यह बिल्कुल सही है। कारण क्या था, इसी कारण यह योजना सफल ही हुई, क्योंकि उचित नियंत्रण नहीं था। इसी कारण जाली मुद्रा भरमार हो गया राज्य में, ठीक है, और इसी कारण जो ये प्रतीक मुद्रा योजना थी असफल हो गई। तो आप दोनों कथन सही हैं। आप कैसे जानेंगे सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर लगाइए क्योंकि, यानी जो पहला स्टेटमेंट है उसके बाद क्योंकि लगा के दूसरा स्टेटमेंट पढ़ डालिए। अगर आपको लगता है सही व्याख्या है तो उत्तर वही होगा। मोहम्मद तुगलक की प्राचीन प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल सही व्याख्या करता है इसकी। तो क्या हो गया आपका, पहला विकल्प सही हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे, शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, या शेख अहमद सरहिंदी के। तो आप जानते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, ये थे बाबा फरीद के, ठीक है। फखरुद्दीन मसूद गज ए शकर के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। 21 सिलसिला के थे। इस किस सिलसिला संबंधित है निजामुद्दीन औलिया, आप जानते हैं चिश्ती सिलसिला से, ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ आपको बता दें जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, इनके 2 और शिष्य थे, ठीक है। कौन कौन से शिष्य थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन देलवी, ये पूछा जाता है, ठीक है। अमीर हसन देलवी और अमीर खुसरो ये शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ याद रख सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया और योगी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यह उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई, कब, 1873 में, याद रखेंगे
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया? तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना की थी। तो डी उत्तर हो जाएगा, साथ में इस डिटेल को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? आपको विकल्प दिए हैं सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। तो देखिए, सत्य, अहिंसा और अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के पक्षधर तो नेहरू भी थे, लेकिन भारी जो औद्योगिकरण थे उसके पक्षधर नेहरू जी तो थे किंतु गांधी जी नहीं थे। गांधी जी किसके पक्षधर थे? कुटीर उद्योग के, ठीक है। और जबकि जो नेहरू जी थे वो कहते थे कि जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाना चाहिए, यह क्या है, ये जो आधुनिक राष्ट्र है, आधुनिक भारत है, उसके मंदिर हैं, ठीक है। तो मंदिर बुलाया गया था इनके द्वारा उद्योगों को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको विचार करना है, उपनिषदों की प्रति नेहरू को श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो ऐसा तो नहीं है कि जो नेहरू जी थे उनको उपनिषदों में श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल थी। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका, तो इसलिए कथन कारण की तो बात ही नहीं आती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, ठीक है। जिसमें आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया 11 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 सस्य जलवायु क्षेत्रों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से आप जानते हैं जो तराई भावर क्षेत्र है वह पहला है। यह कहाँ पड़ता है? या मुख्य रूप से पड़ता है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत में। फिर आता है आपका मेरठ वाला क्षेत्र जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद मध्य पश्चिमी क्षेत्र जिसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल आते हैं। फिर दक्षिण पश्चिमी समसूख क्षेत्र आएगा जहां पर आगरा मंडल आएगा। फिर आएगा मध्य मैदानी क्षेत्र लखनऊ और कानपुर वाला। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड के सभी जिले इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र गोरखपुर मंडल और गोंडा इसमें आएगा। पूर्वी क्षेत्र में आप जानते हैं वाराणसी और आजमगढ़ मंडल आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो 9वां अंतिम है वह है विंध्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर जिला, साथ में इलाहाबाद आता है, ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र में आता है सोनभद्र, मिर्जापुर और इलाहाबाद। क्लियर? तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह भी बहुत रिपीट होता है, कहाँ है? सिक्किम में है। और आप जानते हैं सिक्किम में और कौन सा है? सिक्किम में है जेलेपला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध है जो पूछा जाता है? बोमडिला दर्रा। तो इन सबको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु जो पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन है वो लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा के, तापी और ब्यास के, ब्रह्मपुत्र और सिंध के, या सिंध और गंगा के? तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र और सिंध, सतलज, इन 3 नदियों का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, स्रोत बिंदु है, वह क्या है? एक ही है। क्या है वो? मानसरोवर झील, ठीक है। तिब्बत पठार में जो मानसरोवर झील है वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज नदियां। तो उत्तर हो जाएगा आपका इसमें सी। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? एक और दे रखे हैं आपको तेल परिशोधनशाला और दूसरी ओर दे रखी है उनके राज्य, ठीक है। जो हल्दिया कहाँ पड़ता है? आप जानते हैं हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर आपको दे रखा है जामनगर, यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। नुमालीगढ़ कहाँ पड़ता है? असम में। तो ये तीनों स्टार्टिंग वाले तो सुमेलित नहीं है। अंतिम बचा पनानगुडी, यह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। पनानगुडी मुख्य रूप से चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर है तेल परिशोधनशाला, ठीक है। तो याद रखना है हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। नुमालीगढ़ कहाँ पर है? यह है असम में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपी मेखला जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता है? तो अब के लिए ये जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट हो गया, क्योंकि पहले 5 जोन में डिवाइड किया गया था भारत के सीस्मिक जोन को, ठीक है। लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो भूकंप प्रवण नहीं है। तो ये अब रिलेवेंट हो गया, उसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? तो आप जानते हैं ये रिपीटेड प्रश्न है। नर्मदा और तापी 2 नदियां हैं जो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। तो उत्तर आपका इसमें सी हो जाएगा। अगर हम बात करें तापी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, ठीक है। छिप्रा और मोर इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद कावेरी नदी की बात करें तो ये कहाँ निकलती है? निकलती है कर्नाटक के
कुर्ग जिले से, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और ये सालों भर वर्ष से भरी रहने वाली एकमात्र दक्षिणी भारत की नदी है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम एवं जो शिव समुद्रम जो द्वीप हैं वो इसी नदी पर स्थित हैं। इसके साथ आप याद रख सकते हैं जो शिव समुद्रम नामक जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। अब बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में, तो यह नदी पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक के निकट से निकलती है, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसेट। तो सलसेट तो मुंबई है, तो ये उत्तर होगा नहीं। उत्तर क्या होगा? रामेश्वरम, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच स्थित एक द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले आगमन होता है केरल राज्य में। 8 या 9 जून को यहाँ पर सबसे पहले मानसून पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। किस नदी पर लागू की गई? बेतवा नदी पर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यह बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यह भी मोस्ट रिपीटेड है। कहाँ पर होती है सर्वाधिक? भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है वह नलकूपों ट्यूबवेल के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो ये 2006 का इसमें डेटा दिया हुआ है। नए डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य है भारत के, याद रखना है। यूपी, पंजाब और एमपी। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। मडुआडीह वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नोएडा में नहीं है, यह गलत है। नेक्स्ट है हमारा, तेल शोधन कार्य कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र जगह मथुरा में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर हो गया? कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, परावैंगनी विकिरण से जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो आप जानते हैं वायुमंडल में 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। यह यूवी रेज से जीवन की रक्षा करती है। तो आपका कौन सा इसमें सही होगा? सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो आप जानते हैं 22 जून को जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है और यहीं पर इसी समय पर क्या होगी, जो आपकी छाया है, जो आपकी शैडो है, वह सबसे छोटी बनेगी। तो 22 जून इसमें उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, कहाँ पर स्थित है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। तो इन विकल्पों में कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है भारत में। अब चीन ने विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला बना ली है। क्लियर हो गया आपको? याद रखना है वर्तमान में कहाँ पर है, ये भारत में है, ठीक है, इन विकल्पों के आधार पर। भूमंडलीय ऊष्मन थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन के कारण बढ़ रही है? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वह ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जनरेट करती है। अगला प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है कुल 75 जिले और यही राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो उत्तर उसका क्या हो गया? आपका डी उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अनुषंगी नगर है, सैटेलाइट टाउन है? तो गाजियाबाद को कहा जाता है सैटेलाइट टाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी रिपीट हुआ है, आप इसका उत्तर पहले से जानते होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, बिल्कुल सही कथन है। वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में हम चीन से आगे पहुंच जाएंगे, यह भी सही है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि हम 1930 में ही चीन से आगे पहुंच जाएंगे। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है, यह भी सही है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है, तो यह गलत है, ठीक है। 19.34% जो जनसंख्या है वह बिलो पॉवर्टी लाइन भारत में रहती है। तो आपका इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया और चौथा गलत है। क्लियर? तो कौन सा आपका सही हो गया? ए वाला। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास हमें देखना है।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इन्हें सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस रूप में? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और अस्थायी एक दिन के लिए कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं वह कौन है? भारत के महान्यायवादी है, जिन्हें जाना जाता है भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में। भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल लिखा है, गलत है, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके लिए आर्टिकल 76 में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? आर्टिकल 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और 76(4) में कहा गया है कि यह जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करेंगे। इसके साथ आप जानते हैं जो संसद में बैठक होती है उसमें यह भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है वो DPSPs में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। मद्य निषेध शामिल है, आर्टिकल 47 में दिया गया है। काम का अधिकार किस में दिया गया? आर्टिकल 41 में। समान कार्य हेतु समान वेतन यह दिया गया आर्टिकल 39 में। तो याद रखेंगे सूचना का अधिकार शामिल नहीं है DPSPs में। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं क्या है? मूल अधिकार है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो राज्य हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो क्या है ये? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, उनको शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, या नेक्स्ट विकल्प है क्या? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। देखिए इसका जो कैग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसे उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, यानी बेसिस क्या होंगे? एक तो साबित कदाचार होना चाहिए या असमर्थता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? किस प्रकार से हटाया जाएगा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो मेरे हिसाब से उत्तर होना चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करते हैं? लाभ के पद का निर्णय करते हैं। राष्ट्रपति चर्चा करते हैं कि कोई संसद है या कोई संसद सदस्य है वह लाभ के पद पर है कि नहीं, इसका निर्णय इसके लिए सलाह करते हैं किससे? इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए होगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देते हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो आप जानते हैं सदस्य कितने होने चाहिए? जो कुल सीटें हैं उनका 1/10 यानी लगभग 55 सीटें होनी चाहिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा 60 सदस्य। अगर न्यूनतम 60 सदस्य होंगे, जो इन विकल्पों के आधार पर हमने 60 चुना है, वैसे 55 सदस्य हैं, ठीक है, तभी किसी राजनीतिक दल को विपक्ष के दल का दर्जा मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो कोई अपने लिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा नहीं, खुद के लिए तो भर्त्सना प्रस्ताव लाएगा नहीं, स्थगन प्रस्ताव लाएगा नहीं। कौन सा बचा? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा अपने लिए। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? किसी सार्वजनिक तथा तत्कालीन महत्व के विषय घटना की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, लोकसभा में रखा जाता है इसको। ठीक है, जिसमें मंत्रिपरिषद के खिलाफ सदन के अविश्वास की बात शामिल होती है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव को रखने के लिए पहले 50 सदस्यों को उसके पक्ष में होना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, आपको पहले लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर बात करें निंदा प्रस्ताव की, तो निंदा प्रस्ताव
में ऐसे कारणों या आरोपियों का उल्लेख करना होता है जिन पर यह लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, किसी मंत्री या मंत्रियों के ग्रुप की विफलता को बताया जाता है, संसद में खेद और रोष आश्चर्य प्रकट किया जाता है। ठीक है, और निंदा प्रस्ताव के लिए आपको सदन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर फिलहाल क्या होगा, इसका उत्तर होगा मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव को। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो एक भी बार अभी तक, वर्तमान तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, वित्तीय आपात संबंधित जो प्रावधान है, उपबंध है, वो किस आर्टिकल में दिए हैं? आर्टिकल 360 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो आर्टिकल 112 में बताया गया है कि किन किन के जो वेतन और भत्ते हैं वह संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित है। जिसमें किसका भारत नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपतियों के वेतन और भत्ता है वह कंसोलिडेटेड फंड पर भारित नहीं है। ठीक है, और आपको याद रखना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बताया गया आर्टिकल 112 में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किन किन का जो वेतन भत्ते हैं वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? आपके विकल्प है 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो यह भी रिपीटेड प्रश्न है। आप जानते हैं 1 माह के अंतर्गत संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन करना आवश्यक होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन राष्ट्रपति को संतुष्टि यानी रिपोर्ट भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो ये दोनों ही डिटेल्स, ये दोनों ही रिपोर्ट भेजी जाती हैं वित्त आयोग के द्वारा किसको? राष्ट्रपति को। तो उत्तर कौन सा सही होगा आपका? डी सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने की संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति के। तो आप जानते हैं आर्टिकल 253 में प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू किया सकता है बिना किसी राज्य की सहमति के। ठीक है, तो ये डी इसमें सही होगा, याद रखना आर्टिकल 253। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? आप जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब बात करते हैं विभागों की, तो आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, ये तीनों ही विभाग किससे संबंधित हैं? शिक्षा मंत्रालय संबंधित है। जबकि महिला और बाल विकास विभाग है वह महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ये कह रहा है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। दूसरा कथन कह रहा है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो दोनों कथन अपनी जगह सही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि, और साथ में दोनों को मिलाकर पढ़िए। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ठीक है, तो आप बात करते हैं, दोनों कथन सही हैं अपनी जगह पर। आप लगाइए क्योंकि, इसको यह इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो पढ़ेंगे मिलाकर, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि ये तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो बिल्कुल सही है। शिक्षित बेरोजगारी कब बढ़ेगी? जब क्या होगा? लोगों के पास व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी, वह आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। तो इसका क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल स्थिरता,
अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो देखिए, पूर्ण रोजगार देना यह उद्देश्य नहीं होता है फिस्कल नीति का, बल्कि मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, प्राइस को स्टेबल रखना, ठीक है, और इंटरस्टेट जो व्यापार है उसको रेगुलेट करना, ठीक है, धन और आय का न्यायोचित वितरण हो, इसको सुनिश्चित करना यह उद्देश्य होता है भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी का। तो उसमें आपका कौन सा सही होगा, क्या उद्देश्य नहीं है, पूर्ण रोजगार, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो दिया ही नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जब सेवाओं का निर्यात होता है, मान लीजिए कोई होटल सर्विस दे दी गई, ठीक है, या किसी की मदद कर दी गई, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर दी, तो इस तरह का जो भी निर्यात होता है वह क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सपोर्ट होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सॉफ्टवेयर को, किसी तकनीक को एक कार्गो शिप में भरा और निर्यात कर दिया, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सेवाओं का जो निर्यात होता है वह इंडिविजुअल एक्सपोर्ट के अंतर्गत आता है, अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है आलू प्याज के उत्पादकों के लिए, गन्ना उत्पादकों के लिए, काफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए, या टमाटर उत्पादकों के लिए। तो उत्तर होगा आपका काफ़ी, चाय, तंबाकू, रबड़ इन उत्पादकों के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघीय बजटों में निम्न में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है। तो आप जानते हैं जो रेवेन्यू व्यय होता है वह सर्वाधिक होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कस्टम ड्यूटी के नाम से, सीमा कर के नाम से जाना जाता है आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार को बांटे जाने वाले करों का राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है। तो उस समय जो हिस्सा था वह कितना था, 3.5 था। अब इसे बढ़ा दिया गया है, कितना हो गया है, 42%। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदू संवृद्धि दर का संबंध किस दर से है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी दर को कहा जाता है, हिंदू ग्रोथ रेट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को, जनसंख्या को, खाद्यान्न को, या प्रति व्यक्ति आय को। तो जितने भी वेस्टर्न अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, कौन है, पश्चिमी अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते थे, वो जीडीपी ग्रोथ को कहते थे हिंदू संवर्धन दर। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा जीडीपी। ठीक है, अब हालांकि हिंदू संवर्धन दर नहीं कहा था, अब क्या कहा जाता है, अब कहता है सेक्युलर ग्रोथ रेट। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट की जगह पर सेक्युलर ग्रोथ रेट नया शब्द हो गया है, किसके लिए, सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है श्रम गहन उद्योग, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जहां कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए कौन से कहलाते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो मुख्य रूप से जहां पर अधिक श्रमिकों को रखना आवश्यक होता है उन्हें ही कहा जाता है श्रम गहन उद्योग। मुख्य रूप से क्या आते हैं, होटल, रेस्टोरेंट और कोयला की खदानें। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो खदानें हैं वहां पर अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इसी प्रकार के उद्योगों को कहा जाता है श्रम गहन उद्योग। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी क्या जारी करती है। तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है, जिसके अंतर्गत जिसने किराए पर लिया है जहाज वह वादा करता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति का सामान इस जहाज में नहीं ले जाएगा, बल्कि यह पर्सनल प्राइवेट निजी काम के लिए इसने यह जहाज किराए पर लिया, निजी व्यापार के लिए प्रयोग करेगा इस जहाज को। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी समितियां खूब पूछी जाती है। तो संतुष्टि किसके द्वारा दी गई, आबिद हुसैन समिति के द्वारा। ठीक है, लघु क्षेत्रों में क्या किया जाए, वस्तुओं का आरक्षण समाप्त किया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें नायक समिति ने, तो इसने किस समस्याओं पर यह समिति बनाई गई थी, जो लघु उद्योग क्षेत्र थे उसमें वित्त और रूढ़ता संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए नायक समिति गठित की गई थी। उसके साथ आप नरसिम्हन समिति जानते हैं, यह बैंकिंग सुधार संबंधित है। राकेश मोहन समिति किससे संबंधित है, यह संबंधित है सरकारी जो बचत पत्र होते हैं उनके विकेंद्रीकरण से। क्लियर। अगला प्रश्न है विदेशी निगम शासित होते हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर होगा आपका सी,
भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा विदेशी निगम शासित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किसके द्वारा किया जाता है, कौन इसका एस्टिमेशन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो आप जानते हैं मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा जारी की जाती है, RBI के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। और फिस्कल पॉलिसी उसको कौन निर्गत करता है, उसको निर्गत करता है भारत सरकार। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। कारण ये है पहला ये कह रहा है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। दूसरा कथन कह रहा है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो दोनों ही कथन अपनी जगह सही हैं। अब देखेंगे कि कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन काल पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें आपका कौन सही होगा, ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार होता है, सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पिंड का भार किससे संबंधित है, संबंधित है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ध्रुवों पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, गलत बोल दिया। ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, ठीक है। इसीलिए सबसे अधिक वेट कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा, ठीक है। आप जानते हैं W=mg होता है। जो मास होता है वह नियत होता है और जो गुरुत्वाकर्षण वो बदलता रहता है। इसी कारण जो भार की वैल्यू है, वेट की वैल्यू, वो भी बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। अभी मोस्ट रिपीटेड है। AC को DC में कन्वर्ट करने वाले को कहता है रेक्टिफायर, ठीक है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो उत्तर यही है इसका, पृथ्वी पर उपग्रह द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होता है अपकेंद्री बल, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन से, आयतन से, ठीक है, आयोनाइजेशन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन से या ऑक्सीडाइजेशन के कारण। तो आप जानते हैं सूर्य की ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के कारण यह उत्पन्न होती है। दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम का भारी अणु बनाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप जानते हैं इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट में, ठीक है। परम शून्य ताप तक लेकर आते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, उनको फिल किया जाता है रॉकेट टैंकों में और यहीं पर प्रयोग करते हैं हम क्रायोजेनिक इंजन का, ठीक है। आप जानते हैं 253 माइनस में, ठीक है, हाइड्रोजन को कंप्रेस किया जाता है और ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और उसी को एज अ फ्यूल प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। तो आपको याद रखना है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर होता है, रॉकेटों में होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC को DC में बदलने के लिए, DC को AC में बदलने के लिए, DC वोल्टेज के उपचयन के लिए, AC वोल्टेज के उपचयन व अपचयन करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं वह AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करते हैं। तो डी आपका इसमें उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक ओर दे रखी हैं विभिन्न प्रकार की राशियां और दूसरी ओर दे रखी उनसे संबंधित यूनिट्स, उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दबाव, ऊर्जा, और दूसरी ओर है मैक, एंगस्ट्रॉम और पास्कल, जूल। तो आप जानते हैं हाई वेलोसिटी इसका क्या है, उच्च वेग का यूनिट क्या है, आप जानते हैं इसका क्या है, मैक है। तरंगदैर्घ्य का क्या है यूनिट, एंगस्ट्रॉम है। दबाव का क्या है, ठीक है, प्रेशर का पास्कल है। और ऊर्जा का क्या है, जूल है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा C 1 2 3 4 सब सही सुमेलित ऑलरेडी दिए हुए हैं।
अगला प्रश्न पूछ रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा, भार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगी। तो आप जानते हैं भार बराबर क्या होता है, W होता है mg। जो मास होता है वह कहीं पर भी आप ले जाएंगे अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन चूंकि g की वैल्यू बदलती रहती है इस कारण भार की वैल्यू भी बदलती रहती है। तो क्या है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसके कंपैरिजन में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। तो यानी जो यहाँ का वेट, चंद्रमा पर वेट होगा वस्तु का, वह भी 1/6 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसका भार घट जाएगा। बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। तो मुख्य रूप से कार्बन और क्रोमियम दोनों का ही प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें तो 10% प्रयोग होता है क्रोमियम। ठीक है, और जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.25% होती है। तो आपका उत्तर इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का सबसे मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट है वो कौन है। कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी। तो आप जानते हैं मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट है लेड। ठीक है, जो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, स्वचालित वाहनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमें नहीं वाला देखना है। जो शुष्क बर्फ होती है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल सही है। ड्राई आइस क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मस्टर्ड गैस यह कहाँ प्रयुक्त होती है, यह रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाली एक वैसेली गैस है। टेफ्लॉन यह फ्लोरीन युक्त बहुलक है, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यही गलत है। ठीक है, फ्लोरीन क्या है, यह कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, यह फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। ठीक है, सही समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रदीप्ति नदी फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन या मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। तो आप जानते हैं पारा वाष्प और आर्गन भरा होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। ठीक है, प्रदीप्ति नलिका में क्या भरा होता है, पारा वाष्प और आर्गन। आपका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने से जो एक्सपेंशन होता है वह ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व बढ़ा देता है, सभी द्रव्यों ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो सब में पहली बात, यह जो पहला वाला है गलत हो गया, केवल ठोस पदार्थों में नहीं बल्कि द्रव्य में भी होता है। ठीक है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, तो ऐसा नहीं है, गर्म करने से पदार्थ का भार नहीं बढ़ता है, भार पड़ता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, तो ये सही है। जो पदार्थ का घनत्व होता है वह गर्म करने से बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो दिया हुआ है, सभी द्रव और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है, तो दर समान नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, हल्दी के पौधे के हम किस भाग को खाते हैं, तने को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, फल को खाते हैं, फूल को खाते हैं। तो कन्फ्यूजन होती है कि तना है कि जड़ है। बहुत सिंपल सा आपको बता दें, अगर आपको किसी भी सब्जी का सब्जी का स्वरूप अगर इस प्रकार से दिखाई दे, ठीक है, जमीन के अंदर होते उन्हीं में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा तना होगा। और अगर स्वरूप इस प्रकार का हो तो वो क्या होगी, जड़ होगी। ठीक है, तो देखिए सलजम, मूली, गाजर सब क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, अदरक है, हल्दी, ये सब क्या है, ये सब तना है। याद रख पाएंगे, क्लियर हो गया आपको। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई की माप करके। तो बचपन में खूब पढ़ा होगा, टीचर ने बताया था कि अगर हम पेड़ को काटेंगे बीच से तो बीच में क्या वलय बने होते हैं। ठीक है, और इन्हीं वलय के आधार पर पता चलता है कि पेड़ की आयु कितनी है। ठीक है, जितने अधिक वलय होते हैं उतने ही वर्ष का पेड़ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। गेहूं में, चना में, धान में, सरसों में। तो मुख्य रूप से बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, कहाँ पर, धान में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में एक तरफ दे रखे हैं बिरहा, कजरी, मल्होर, रसिया, विभिन्न प्रकार के नृत्य। दूसरी ओर दे रखा है भोजपुरी, अवधी, ब्रजी, कौरवी। आपको इसको सुमेलित करना है। तो ये मोस्ट रिपीटेड है, आप जानते हैं। विरहा संबंधित है कहाँ से, अवध से। ठीक है, अवधी टिक कर लीजिए। कजरी कहाँ पर, भोजपुरी में। ठीक है, मल्हार कहाँ पर, मल्हार है कौरवी संबंधित। और नेक्स्ट है आपका रसिया या ब्रजी से संबंधित है। क्लियर हो गया।
तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही होगा आपका। ये सही है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि का कारण है बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। क्या कारण है जनसंख्या की वृद्धि का? सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बीमारियां, उन पर नियंत्रण हो गया है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है और बीमारियों पर नियंत्रण हुआ, जिसके कारण जो मृत्यु दर है वह डाउन हुई है, नीचे आई है। इसी कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक मोस्ट रिपीटेड है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन कहलाते हैं? वर्गीज कुरियन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, इसको भी याद रखना, यह भी खूब रिपीट होता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न से। ये एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक हैं। अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और आपको दे रखे हैं विभिन्न विद्वान और दूसरी ओर दे रखी है उनकी कलाएं। लक्ष्मू महाराज, फयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद और एक और ध्रुपद, गजल, कथक, ठुमरी। आपको क्या करना है, इसको मिलाना है। तो जो लक्ष्मू महाराज हैं वह क्या करते हैं, वह संबंधित हैं कथक से। ठीक है, किसी संबंधित है? कथक से। फयाज से भी संबंधित है। उसके बाद आप क्या टिक कराएंगे, जो फयाज खान है किससे संबंधित है? फयाज खान संबंधित हैं किससे? ध्रुपद से। टिक करिए, लक्ष्मू महाराज कथक से, फयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी किससे संबंधित है? संबंधित है ठुमरी से, और पिछले वर्ष शायद 2018 में इनका निधन हो गया है। और जो तलत महमूद है ये किससे संबंधित हैं? तलत महमूद संबंधित हैं गजल से। ठीक है, तो इसको मैच कर लीजिए। इसमें उत्तर क्या होगा आपका? बी सही होगा, 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो ये प्रश्न भी देखिए रिपीट हुआ है, कल हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था और ये पुनः इस वर्ष भी आपको देखने को मिल गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना कितना ज़रूरी है। ज़रूर सॉल्व किया करिए। आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 से 150 से कम लग रहे होंगे, क्योंकि जो भी उस समय के करंट अफेयर्स थे उन क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। उस समय मैथ्स और रीजनिंग भी जीएस के पेपर में ही आती थी, तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी छोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ।